चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने मोशन के बारे में डिस्कशन किया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड ऑल दैट टर्मिनोलॉजीज एंड डेफिनेशंस रिलेटेड टू द मोशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आज के लेक्चर में हम डिराइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दिस इज द टॉपिक फॉर आवर टुडेस लेक्चर। Equation of motion for constant acceleration. Now, constant acceleration का मतलब क्या होता है? पहले हमें ये समझना होगा कि constant acceleration का मतलब क्या होता है। बताइए क्या होता है constant acceleration का मतलब? पहले बताइए acceleration का मतलब क्या होता है? Change in velocity. Change in velocity. Change in velocity with respect to time. Change in velocity. Change in velocity with respect to time. तो अगर change in velocity with respect to time हमारा constant है, तो acceleration constant होगा। अगर हमारा पर यूनिट टाइम में चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें ग्राफ की, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, अब ये ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और किस किस के बीच में? ये ग्राफ है हमारा वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। देखिए, जितना आपके इंटरवल्स हम डिवाइड कर देते हैं भाई, टाइम जो है वो इक्वल स्लोट को हम डिवाइड कर देते हैं। टाइम के इक्वल स्लोट को हम डिवाइड कर देते हैं। तो जितना आपका फर्स्ट स्लोट के अंदर वेलोसिटी में चेंज हुआ है, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है? इतना हुआ है। जितना आपका फर्स्ट स्लोट के अंदर वेलोसिटी में चेंज हुआ है, उतना ही आपका सेकेंड स्लोट में भी चेंज हुआ है। जितना हमारी वैल्यू ये है, उतनी ही वैल्यू ये है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी सेम है। मतलब हमारा पर यूनिट टाइम में चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। पर यूनिट टाइम में हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या है? सेम है। फिक्स टाइम इंटरवल में, फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी में चेंज भी हमारा फिक्स है। तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और कौन सा ग्राफ हो सकता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का? भाई हो सकता है ये वाला ग्राफ ना जाए, और कोई ग्राफ आ जाए। हमें पता होना चाहिए ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ग्राफ कौन कौन से हो सकते हैं। एक्सेलरेशन एंड टाइम, अगर ये वाला ग्राफ हमारा एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में हो, एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्योंकि भाई टाइम के साथ में, टाइम आपका चेंज हो रहा है, पर एक्सेलरेशन आपका क्या है? फिक्स है। एक्सेलरेशन आपका चेंज नहीं हो रहा है। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ। चलिए बढ़ते हैं आगे, इक्वेशंस को डिराइव करते हैं, देखते हैं कि कौन से ग्राफ से हम कैसे डिराइव करेंगे। ग्राफिकल मेथड को हम लर्न करेंगे। अगर किसी को एनालिटिकल मेथड पसंद है और वो एनालिटिकल मेथड से करना चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो ग्राफिकल मेथड से नहीं करना है, एनालिटिकल मेथड से करना है, तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशंस जो है वो हमारी सेम आएगी, चाहे आप ग्राफिकल से करें या एनालिटिकल से करें। ग्राफिकल मेथड मैं क्यों प्रीफर करता हूं? क्योंकि चीजों को जब हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं फोटोज के टर्म्स में, ग्राफ्स के टर्म्स में, तो उन्हें मेमोराइज करना इजी होता है, याद करना उन्हें इजी होता है। किसी भी चीज को अगर आप एक थ्योरेटिकल चीज लिख रखी है और एक आपका डायग्राम बना रखा है, तो आप डायग्राम को ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए ग्राफिकल मेथड को मैं प्रेफर करता हूं। बट कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एनालिटिकल में ज्यादा अच्छे होते हैं, तो ठीक है, यू कैन गो विद आइदर ऑफ द मेथड, नॉट अ बिग डील। हाँ, डेरिवेशन सही होना चाहिए आपका। तो स्टार्ट करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। भाई हमने क्या कहा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कौन सा होता है हमारा? ये होता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से मोशन करना स्टार्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी मोशन में हो, इनिशियल वेलोसिटी u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा हो, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि भाई हम जब टाइम t इज 0 पे स्टडी करना स्टार्ट करें, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में था, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। हाँ,
इस केस से इस केस को हम अचीव कर सकते हैं, इस केस से इस केस को हम अचीव नहीं कर सकते हैं। यहां पे हम भाई u की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो ग्राफ हमारा यहां से शुरू हो जाएगा। तो इस वाले केस से हम इस वाले ग्राफ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो u की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे तो u की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। तो हम कौन सा ग्राफ प्रीफर करेंगे? ये वाला ग्राफ प्रीफर करेंगे जिसके अंदर u की ऑलरेडी कोई वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, u की कुछ वेलोसिटी हो, ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी u हो। तो ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। ये है हमारा प्यारा सा ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये हो गया हमारा टाइम एक्सिस, और ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी v, कि भाई इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, t टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। So this is object is moving initially with respect to velocity u, and after t time velocity becomes v. This is the graph. ठीक है, ये ग्राफ। अब इस ग्राफ से हम सबसे पहले डेफिनेशन निकालते हैं एक्सेलरेशन फॉर इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, from the definition of acceleration की डेफिनेशन से बात करें हम, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, क्या होती है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन? चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी with respect to time. Change in velocity with respect to time is defined as acceleration. So from the definition of acceleration we can say that final velocity minus initial velocity divided by time, कितने टाइम में हमारी velocity change हो रही है, is equals to acceleration a, is equals to acceleration a। चलिए बढ़ते आगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? और अगर t को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a बाई 1, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा v माइनस u इज इक्वल्स टू 80, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। ये u हमारा यहाँ पे माइनस में, इधर जाएगा तो u हमारा प्लस में हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या हो गया, ट्रिक क्या हो गई? हमें एक चीज लाइन याद रखनी है कि पहली इक्वेशन के अंदर हम किससे डिराइव करते हैं? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो पहली इक्वेशन हमारी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से आएगी। क्लियर है यहां तक? यस सर। बढ़े आगे? यस सर। चलिए डिराइव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ सर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या करेंगे? u v t। देखिए फॉर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या बताती है? डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। पहली इक्वेशन हमारी क्या बताती है? एक्सेलरेशन का रिलेशन। सेकेंड वाली हमें क्या बताती है? डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या होता है हमारा? फ्रॉम द रिलेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट की एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा हमारा? मान लीजिए ये हमारा कर्व है, ये वाला अगर हमारा कर्व है तो इसके नीचे का एरिया, एरिया अंडर द कर्व बनाते हैं। क्या यही होगा हमारा एरिया अंडर द कर्व? ये वाला पार्ट होगा हमारा एरिया अंडर द कर्व। यस सर। तो इस एरिया अंडर द कर्व को हमें निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर VT ग्राफ, VT ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्प्लेसमेंट is given as area under the curve, मतलब अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकाल लें
एरिया ये वाला, तो हम क्या निकाल लेंगे अल्टीमेटली, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, अल्टीमेटली हम निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए निकालते हैं एरिया, इसी ग्राफ को थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा शेप। अब देखिए ये जो शेप है ये पर्टिकुलर कोई मतलब एग्जैक्ट शेप नहीं दिख रहा है, ना तो ये हमारा क्यूब है, ना ये हमारा ट्राइंगल है, ना ये हमारा स्क्वायर है, ना ये हमारा लाइक रेक्टेंगल है। हमें पता नहीं चल रहा है कि एक पर्टिकुलर शेप जो है वो नहीं है, कि हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक तो हो गया हमारा रेक्टेंगल, एक हो गया हमारा ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया हमारा यू, ये हो गया वी, ये हो गया हमारा टी। नाम दे देते हैं ओ ए बी सी डी, पॉइंट्स के नेम दे दिए हमने, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एरिया, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ए सी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना है इसका हमारा, ओ ए सी डी, ठीक है। चलिए निकालते हैं एरिया। तो पहला हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया कितना होगा हमारा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है हमारा टी, इंटू हाइट कितनी है हमारी v माइनस यू। सो दिस इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है हमारा, ये हमारा u है, ये हमारा v है, तो ये भी v होगा, ये भी u होगा, ये यहां से यहां तक हमारा t है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है हमारा t के इक्वल है, तो t आ गया, इंटू हाइट कितनी है हमारी, ये वाली हाइट होगी, तो ये वाला पॉइंट u है, ये वाला पॉइंट v है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी हमारी v माइनस यू। देखो यहां से यहां तक u है और यहां से यहां तक v है, ये टोटल v है, ये टोटल u है, तो हमें कौन सा चाहिए, इसके बीच वाला चाहिए। तो बीच वाला कैसे निकालेंगे हम, टोटल माइनस ये वाला पार्ट, तो ये बीच वाला पार्ट हमारे पास बच जाएगा। तो टोटल हमारा कितना है v है, माइनस ये वाला पार्ट कितना है u है, तो v माइनस यू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है यहां तक? यस सर। बढ़े आगे? यस सर। डाउट आए कोई भी, किसी भी वक्त आपको लगे कि सर हम लीक से बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा जो है ट्रैक आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं हमारी गाड़ी, तो आप उसी टाइम राइज योर हैंड, यहाँ तो राइज योर हैंड कर नहीं सकते, तो आप उसी टाइम एक मैसेज डाल दीजिएगा या फिर थोड़ा सा बोल दीजिएगा कि सर होल्ड ऑन, सर प्लीज होल्ड ऑन, ये वाली चीज वापस से बता दीजिए। क्योंकि एक बार अगर बीच की कोई चीज स्किप हो गई आपकी, तो फिर आप आगे कैच नहीं कर पाओगे, है ना। तो बीच में कहीं भी आपका लूप नहीं आना चाहिए। तो बढ़ते आगे, तो राइट एंगल ट्राइंगल का हमारा एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है हमारा t, हाइट कितनी है हमारी v माइनस यू, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। प्लस रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है L into B. l इंटू बी, ये हो गई हमारी l, ये हो गई हमारी b। l किसके इक्वल है हमारा t के इक्वल है, और ब्रेथ कितनी है हमारी u के इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ t इंटू v माइनस u। अब देखो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी ऑलरेडी नो, बिकॉज v माइनस u अपॉन a इज इक्वल्स टू t, तो यहां से हम कह सकते हैं कि v माइनस u क्या होगा हमारा, सो दैट v माइनस u इज इक्वल्स टू 80। तो v माइनस यू की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 80 को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम v माइनस यू की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, 80 को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 इंटू टी, तो ये हो जाएगा हमारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a t इंटू t स्क्वायर। This is the second equation of motion which gives us the relation of displacement with respect to velocity and acceleration and time. आया समझ में? यस सर। Yes, sir. चलिए तो ये हो गई हमारी दो इक्वेशंस। टोटल हमारे पास 3 इक्वेशंस है। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये तीनों जो इक्वेशंस है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। अगर आपका ग्राफ जो है वो टाइम और वेलोसिटी के बीच में कुछ इस टाइप का है, तो ये वाली इक्वेशंस जो है वो फॉलो नहीं होगी। ये वाली इक्वेशंस केवल और केवल कब फॉलो होगी, जब आपका एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। सर हाँ जी बोलिए। सर वो टी पे होल स्क्वायर होगा ना? हाँ नहीं देखो
यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर ये ओनली एंड ओनली टी के ऊपर है, ए टी के ऊपर नहीं है। देखो दो चीज है, एक तो होता है मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए टी के ऊपर होल स्क्वायर, एक लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर टी स्क्वायर, एक हम लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर, एक हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर टी, इतना लिख सकते हैं। अब अलग अलग मतलब समझते हैं कि कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। देखो इसका मतलब हुआ है हमारा ये और ये दोनों की दोनों सेम है। ब्रैकेट के ऊपर अगर आपका स्क्वायर आता है मतलब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड कंप्लीट। अब थर्ड वाला हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए टी स्क्वायर का मतलब होता है ए और टी का दो बार मल्टीप्लीकेशन, मतलब टी इंटू टी। तो टी इंटू टी मिलकर के 2t नहीं होगा, टी प्लस टी जो होता है वो होता है हमारा 2t, टी इंटू टी हमारा होता है टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड है हमारा, फोर्थ है हमारा ए स्क्वायर टी, इसका मतलब हुआ ए इंटू टी, तो ए इंटू ए होता है हमारा ए स्क्वायर। एक चीज पढ़ी ना आपने, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ऐसे समझते हैं अपन कि भाई यहाँ पे ए इंटू टी, ए की पावर 1 ए की पावर 1 टी की पावर 1, ए बेस सेम है हमारा, बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1 इंटू टी, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर इंटू टी। तो जब भी हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है तो a इंटू ए स्क्वायर होगा, और जब a प्लस ए होगा तो वहां पे हमारा 2a आएगा। कैसे कि भाई a प्लस ए करना है, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, a को कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन आ गया तो क्या बचा 1 बचा, अंदर एक और क्या बचा 1 बचा, 1 + 1 2, तो ये हो गया हमारा 2a। तो a प्लस ए होता है हमारा 2a और a इंटू ए होता है हमारा a स्क्वायर। और अगर कहीं पे आपने लिख रखा है ए टी स्क्वायर तो इसका मतलब हुआ ए इंटू टी, और कहीं पे लिख रखा है ए स्क्वायर टी तो इसका मतलब हुआ ए इंटू टी। क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. चलो बढ़े आगे। Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट Yes, sir. है हमारी थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन। तो सेकंड इक्वेशन थी हमारी एस, फर्स्ट वाली थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन थी हमारी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन को डिराइव करते हैं। थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन की ट्रिक चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की ट्रिक थी हमारी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, सेकेंड इक्वेशन की ट्रिक थी हमारी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व, तो ये हो गया s इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t is equals to v minus u upon a। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू को पुट करेंगे v minus u upon a सेकेंड इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 2। तो सेकेंड इक्वेशन में जब हम v minus u upon a t की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। पुट करके देखते हैं क्या होता है, s is equals to u v minus u upon a प्लस हाफ ए। अब t का स्क्वायर है तो t की जगह हम क्या लिख रहे हैं, v माइनस यू अपॉन ए, तो होल स्क्वायर था हमारा t का स्क्वायर था ना, तो ये t का स्क्वायर हो गया, t का स्क्वायर हो गया, तो ये बन जाएगा हमारा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो u का v से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा uv, u का u से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस हाफ ए v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर था हमारा, तो ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। अब नीचे हमारा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब कि ए इंटू ए, तो यहाँ पे दो ए है, एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन ए। ये आ गई इक्वेशन यहां तक। अब देखो क्या करेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे ओपन, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस इज द a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, uv माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस v स्क्वायर माइनस
u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाय 2 है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया हमारा uv। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा नीचे LCM. डिनोमिनेटर में a है, यहाँ पे 2 है, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा a और 2a में? a 2a. और 2a में Sir, एलसीएम 2A. 2a एलसीएम आएगा। तो 2a हमारा एलसीएम आ गया। अब 2a को a से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2A. 2 बचेगा। भाई 2a को a से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। उस 2 को क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू uv माइनस u स्क्वायर। आया समझ? Yes, sir. प्लस Yes, sir. 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। 1 को इससे One. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल्स टू s। अब देखिए 2uv प्लस का 2uv माइनस का प्लस 2uv माइनस 2uv गाय खा जाएगी। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, माइनस 2u स्क्वायर और यहाँ पे बचा u स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस का 2u स्क्वायर और प्लस का u स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा? -2 बचा sir. नहीं, यही तो गलती हो जाती है, यही गलती हो जाती माइनस है। का Sir, u स्क्वायर बचेगा। U माइनस का केवल u U बचेगा। स्क्वायर। देखिए कैसे बचेगा, देखो देखो यहाँ पे माइनस 2u स्क्वायर है, यहाँ पे u स्क्वायर है। u स्क्वायर जो है वो दोनों में कॉमन है, तो u स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, -2 और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, +1। -2 + 1 क्या होता है? 1 माइनस Sir, का 1। माइनस का 1. तो जब माइनस के 1 को माइनस u का स्क्वायर से 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस u स्क्वायर u माइनस स्क्वायर. u स्क्वायर। तो माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस u स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी टर्मिनोलॉजी, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं माइनस u स्क्वायर। ये है हमारा प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पे u स्क्वायर हमारा किसमें है, माइनस में, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस. तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है? ओके सर। ओके सर. तो ये था हमारा आज का डेरिवेशन फॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अपनी अपनी नोटबुक में 3-3 बार इसे कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी मतलब कि खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये वाला आपका पक्का हो जाएगा, फिर नहीं भूलोगे। और हर थोड़े थोड़े टाइम में, हर एट द एंड ऑफ मंथ आप इसको रिवाइज कर लीजिए, है ना। जो जो आप पढ़ते हैं ना, कंटिन्यूसली रिवीजन जरूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूलते जाओगे चीजों को। ओके सर. चलिए, और कोई डाउट है आज के लेक्चर में किसी को? कोई? नो सर। नो. चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में।